एवरीवन, स्वागत है आपके परिवार सावित्री आईएएस एकेडमी में। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से आज लेक्चर 6 पे है और उधर ज्योग्राफी का भी सीरीज चल रहा है। तो दोनों लेक् चल रहा है बैक टू बैक। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में हैं, और जिसमें से हम लोग आज देखने वाले हैं शासन प्रणाली, यानी कि गवर्नमेंट सिस्टम। शासन प्रणाली क्या है, इसमें देखेंगे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को विभिन्न भागों में बांट करके देखेंगे, और अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली को भी बांट करके देखेंगे, जैसे कि राजतंत्र हो गया, सेना का शासन हो गया, धर्मतंत्र हो गया, मोरार्की हो गया, अल्पतंत्र हो गया, तानाशाही हो गया। ये सब हो गया अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हम लोग सारा देखने वाले प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया, संसदीय शासन प्रणाली, आदेशात्मक शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली, इसे सारा आज देखने वाली है। तो अपना नैतिक कर्तव्य निभा दीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर। आइए नोट करते चलते हम लोग। हेडिंग है आज की शासन प्रणाली। तो शासन प्रणाली किसे बोलते हैं? गवर्नमेंट सिस्टम। क्या है? शासन प्रणाली, गवर्नमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम मतलब किसी संगठन या देश को चलाने का नियम या प्रक्रिया है। क्या है शासन प्रणाली? किसी देश या संगठन को चलाने का एक प्रक्रिया है। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है? किसी देश या संगठन को चलाने के नियमों नियमों प्रक्रियाओं प्रक्रियाओं और संरचनाओं के संरचनाओं के समूह को के समूह को शासन प्रणाली कहते हैं। यह सरकार के कार्य यह सरकार के कार्य करने के तरीका तथा निर्णयों निर्णयों को लेने की प्रक्रिया बताता है। किसी देश या संगठन को चलाने के नियमों, प्रक्रियाओं और संरचनाओं के समूह को शासन प्रणाली कहते हैं। या सरकार के काम कैसा है, किस तरीके से सरकार काम करेगी, कैसा निर्णय लेगी, ये सब सारा प्रक्रिया को कौन बताती है? शासन प्रणालियां। और देखते हैं शासन प्रणालियां की प्रकार। शासन प्रणालियां की क्या क्या देखेंगे? शासन प्रणालियां, शासन प्रणालियां, शासन प्रणाली। इसमें पहला देखेंगे और दूसरा देखेंगे। पहला में देखेंगे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और दूसरा देखेंगे अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली। तो नोट कीजिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम। और ये है
नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम। अब इसमें देखते हैं बेसिक डिफरेंट क्या है इसमें। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसे बोलते हैं और अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसे कहते हैं। ऐसी शासन प्रणाली जहां शक्तियों का पृथक्करण हो उसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बोलते हैं, और ऐसी शासन प्रणाली जहां शक्तियों का पृथक्करण ना हो अर्थात शक्तियों का केंद्रीकरण हो, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, उसे अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो सत्ता होता है जनता के हाथों में होता है, और अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नहीं होता है। तो इसमें देखते हैं पहला डिफरेंट जो है, ऐसी शासन प्रणाली, ऐसी शासन प्रणाली जहां शक्तियों का पृथक्करण हो, पृथक्करण हो अर्थात सेपरेशन ऑफ पावर। दूसरा है सत्ता जो होता है जनता के हाथों में होता है। यहाँ पे क्या होता है, सत्ता जनता के हाथों में होता है, हाथों में होता है। इसमें देखेंगे ऐसी शासन प्रणाली, ऐसी शासन प्रणाली जहां शक्तियों का शक्तियों का पृथक्करण पृथक्करण ना हो, बल्कि बल्कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो। क्या हो, बल्कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो, शक्तियों का केंद्रीकरण हो, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पीछे नहीं दिख रहा होगा, बोल दे रहे हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ऐसी शासन प्रणाली जहां शक्तियों का पृथक्करण ना हो, यानी कि बल्कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो, उसे आलोकतांत्रिक शासन प्रणाली बोलते हैं। नेक्स्ट, इधर लोकतांत्रिक इधर अलोकतांत्रिक, तो इधर हम इसका प्रकार दे रहे हैं, ठीक है। इसका प्रकार लिखते हैं इधर, और इसका प्रकार लिखते हैं इधर, फिर एक एक करके डिफाइन करेंगे। इसमें देखेंगे पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का पहला प्रकार देखेंगे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसी में दूसरा देखेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। संसदीय शासन प्रणाली। फिर यही देखेंगे अध्यक्षीय शासन प्रणाली। फिर है संघीय शासन प्रणाली। फिर है एकात्मक शासन प्रणाली। डायरेक्ट डेमोक्रेसी। फिर है ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम। फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम। इसका प्रकार देखेंगे हम लोग। पहला देखेंगे राजतंत्र। राजतंत्र
इसी में देखेंगे कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र हो गया। फिर इसी में देखेंगे अल्पतंत्र, अल्पतंत्र। और इसी में देखेंगे फिर तानाशाही, तानाशाही शासन प्रणाली, सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली, धर्मतंत्र जहाँ धर्म के अनुसार शासन हो, सैनिक शासन, सैनिक शासन प्रणाली। तो इतना सबको अब डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संसदीय अध्यक्षीय संघीय एकात्मक, तब जाकर के कंप्लीट होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्या था, संघीय शासन प्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला क्या है हम लोग देख रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिए पहले, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम। अब इसी के अंदर हम लोग देखेंगे पॉइंट पहला, क्या देखेंगे, इसे में देखेंगे पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये क्या होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट यानी कि वह लोकतंत्र जहां जनता सीधे शासन शक्तियों की प्रयोग करके करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, वह लोकतंत्र जहां जहां जनता सीधे सीधे शासन की शक्तियों का प्रयोग, शासन की शक्तियों का, वर्ड सही क्लियर है, वह लोकतंत्र जहां जनता सीधे शासन की शक्तियों का प्रयोग करती है, यानी कि स्वयं सीधे करती है और वह और नागरिकता और नीतिगत फैसले लेती है, फैसले लेती है। मेनली इसका एग्जाम्पल याद रखना है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। भारत है क्या, नहीं, भारत में जो ग्राम सभा है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। क्या है, भारत में ग्राम सभा। क्यों, क्योंकि जो जितना 18 साल से ऊपर कैंडिडेट होते हैं वो स्वयं भागीदार होते हैं, ग्राम सभा का सदस्य होते हो और वही मत देते हैं, तो सारा बागडोर उसी के हाथों में होता है, इसलिए ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल हुआ। फिर दूसरा देखते हैं हम लोग, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें देख लेते हैं क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र जहां जनता, वह लोकतंत्र जहां जनता अपने अपने प्रतिनिधियों, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। वह लोकतंत्र जहां जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से जनता ही शासन कर रहा है, बट इनडायरेक्ट रूप से अपने
प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधि जाते हैं सेंटर पे और संसद में अपना, और राज्य वाला विधानमंडल में। तो वहां से इस तरह होता है, यानी कि जनता जो है अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग करती है। जनता प्रतिनिधियों प्रतिनिधियों में बोले तो एमपी, एमएलए यानी कि सांसद, विधायक, जनता प्रतिनिधियों का चुनाव चुनाव करती है चुनाव करती है और चुने हुए प्रतिनिधि चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल है भारत हो गया, यूएसए हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया। देख लिया प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां जनता सीधे शासन की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया स्विट्जरलैंड, भारत में ग्राम सभा। और इनडायरेक्ट वाला हो गया भारत, यूएसए, यूके, फ्रांस। तो फिर दूसरा हो गया। अब देखते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट। तीसरा है संसदीय शासन प्रणाली। क्या है तीसरा? संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां कार्यपालिका कार्यपालिका बोले तो सरकार, विधायिका विधायिका बोले तो संसद, क्या? संसद के प्रति जवाबदेह होती है। जवाबदेह होती है, अर्थात यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां कार्यपालिका यानी कि सरकार जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफिनेशन। और संसदीय शासन प्रणाली की फिर विशेषताएं देखते हैं। इसका क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं, पहला विशेषता देखते हैं, कार्यपालिका और विधायिका में क्या संबंध है? कार्यपालिका एवं विधायिका में संबंध रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो इसको देखते हैं फिर क्या संबंध है इसमें। कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका बोले तो मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, विधायिका में क्या है? संसद से बनती है। क्या संबंध है? कार्यपालिका विधायिका से बनती है, यानी कि मंत्रिपरिषद का जो निर्माण होता है वो संसद का ही सदस्य होते हैं। तो कार्यपालिका विधायिका से बनती है और उसका हिस्सा है। किसका हिस्सा है? विधायिका कार्यपालिका का हिस्सा है और कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा हम देखें तो दूसरा पॉइंट में क्या है?
दोहरी नेतृत्व यानी कि दोहरा नेतृत्व, डुअल एग्जीक्यूटिव, डुअल एग्जीक्यूटिव। किस वे में डुअल एग्जीक्यूटिव है? दोहरा नेतृत्व कैसे? जैसे कि पीएम हो गया, जो प्रधानमंत्री हो गया, वो देश का वास्तविक मुखिया है। क्या है? वास्तविक मुखिया। और जो राष्ट्रपति है, क्या? राष्ट्रपति, ये देश का नाम मात्र मुखिया है, नाम मात्र का मुखिया। तो इस तरह दोहरा नेतृत्व है। किसका विशेषता है? संसदीय शासन प्रणाली की। अब देखते हैं तीसरा, क्या विशेषता है इसका? सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक सामूहिक उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या? मंत्री परिषद, जितना मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से कार्यपालिका के प्रति, कार्यपालिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, जवाबदेह होती है। इसी में अगर सरकार को गिराना होता है, सरकार को हटाना होता है, तो अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार को हटाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार को हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। चौथा पॉइंट में देख लेते हैं, संसदीय शासन प्रणाली का विशेषता में चौथा पॉइंट में हम लोग देखते हैं, बहुमत दल का शासन होता है। क्या होता है? बहुमत दल का बहुमत दल का शासन होता है, यानी कि मेजोरिटी रूल होता है। बहुमत दल का शासन देखे तो दल या गठबंधन सरकार बनता है। क्या होता है? संसद में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन, पूर्ण बहुमत नहीं होने पर गठबंधन सरकार बनता है, सरकार बनती है। और उस दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन? प्रधानमंत्री। तो देख लें दोहरी शासन किस तरीके से है। फिर पांचवा पॉइंट में हम लोग देखते हैं, लचीलापन है। लचीलापन किस वे में? फ्लैक्सिबिलिटी, लचीलापन किस वे में? जो संसदीय शासन प्रणाली है ये जनता के इच्छा के अनुसार, क्या? इच्छा के अनुसार नीतियों और नेतृत्व में बदलाव की अनुमति देती है।
बदलाव की अनुमति देती है। लचीलेपन क्या है? ये जनता की इच्छा के अनुसार नीतियों और नेतृत्व में बदलाव की अनुमति देती है। ठीक है, अब हम देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली का लाभ क्या है। संसदीय शासन प्रणाली का संसदीय शासन प्रणाली का लाभ, लाभ को नोट करते हैं। पहले देखते हैं अच्छा समन्वय। अच्छा समन्वय यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव कम होता है। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव कम होता है, कम, जिससे कानून बनाना और लागू करना आसान हो जाता है। लागू करना आसान होता है। इसमें क्या खासियत है कि निरंकुशता पर अंकुश लगता है। सरकार निरंकुश नहीं हो सकता। निरंकुशता पर अंकुश कौन लगाता है? निरंकुशता पर अंकुश विपक्ष, विपक्ष के द्वारा, विपक्ष के द्वारा। अभी वर्तमान में कौन है? राहुल गांधी। तो सरकार मनमाने तरीके से कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि विपक्ष निरंकुश लगा सकता है। इसका लाभ क्या है? जो संसदीय शासन प्रणाली होती है ये जनता के प्रति जवाबदेह होती है। क्या सरकार जो है जनता के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह, जवाबदेह होती है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, संसदीय शासन प्रणाली का एग्जाम्पल तो है भारत। भारत हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, etc। भारत, यूके, कनाडा, जापान, etc। कितना नंबर हम लोग देख लिए हैं? संसदीय शासन प्रणाली 3 नंबर तक देख लिए। अब हम लोग 4 नंबर देख लेते हैं, देखते हैं कहां तक कवर कर पाते हैं आज। 4 नंबर, 4 नंबर में है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। क्या है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्या है ये? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख होता है। क्या है? यहाँ इसमें क्या होता है? जो राष्ट्रपति होता है देश का प्रमुख होता है। एक लोकतांत्रिक, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्र प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख, और सरकार दोनों का मुखिया होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख भी होता है और सरकार दोनों का मुखिया होता है। दोनों का मुखिया होता है, एक ही व्यक्ति मुखिया होता है। और इसका अगर विशेषताएं देखें, विशेषताएं, इसका क्या फीचर्स है?
तो पहला विशेषता में हम देख सकते हैं दोहरी कार्यपालिका का अभाव है। यहाँ पे दोहरी कार्यपालिका का अभाव, नो डुअल एग्जीक्यूटिव, यानी कि किस वे में, इसमें जो होता है एक ही व्यक्ति दोहरी कार्यपालिका में क्या होता है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति, और जो देश का प्रमुख होता है, जो वास्तविक होता है वास्तविक मुखिया, वो होता है प्रधानमंत्री। तो इसमें क्या है, दोहरी कार्यपालिका का भाव है, एक ही व्यक्ति यानी कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का प्रमुख है, प्लस सरकार का भी प्रमुख है, एक ही व्यक्ति। दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं इसमें शक्तियों का पृथक्करण, है, सेपरेशन ऑफ पावर, कैसे, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, विधायिका एंड न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते, नहीं करते हैं, इसलिए शक्तियों का पृथक्करण है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र है और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और तीसरा क्या है, कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र है। तीसरा पॉइंट, कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र है, है, यानी कि क्या है ये, इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेचर इसके बाद में इधर लिखते हैं तीसरा पॉइंट वाला ही है, यानी कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, और वे विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। क्या लिखा है इसमें, तीसरा पॉइंट, कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र है। किस वे में स्वतंत्र है कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल जो होता है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, क्योंकि वे विधायिका के सदस्य नहीं होते। तो कितना पॉइंट हम लोग देख लिए हैं, चौथा देख लिए, चौथा में तीसरा पॉइंट, ऐसे में चौथा पॉइंट देखते हैं। क्या होता है, निश्चित कार्यकाल होता है, निश्चित कार्यकाल बोले तो फिक्स टेन्योर होता है इसका,
फिक्स्ड टेन्योर होता है। इसका राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, फिक्स होता है। और इसे अगर हटाया जाए तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। निश्चित कार्यकाल है राष्ट्रपति का, इसे हटाना हो तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है, तो जाकर के इसको हटा सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग 5वां पॉइंट में क्या लिख सकते हैं। मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होती है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा। इसलिए मंत्री राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह, इसलिए मंत्री राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होती है, ना कि विधायिका के प्रति। छठा पॉइंट देख सकते हैं, जनता द्वारा सीधा चुनाव या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और जितना लैटिन अमेरिका देश है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। फिर हम इसका लाभ अगर देखें, अध्यक्षीय शासन प्रणाली का अगर लाभ देखें, क्या लाभ है इसका लाभ, तो इसमें क्या है, स्थिरता एंड निरंतरता देखें तो स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। दूसरा देखें तो उत्तरदायित्व है, क्या है ये, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी, राष्ट्र सीधे जनता के प्रति जवाबदेह है। निर्णय स्वतंत्र रूप से लेते हैं, स्वतंत्र निर्णय। जब लाभ है तो इसका दोष भी क्या होगा, डिसएडवांटेज। क्या है इसका लाभ, एडवांटेज। तो इसका दोष देखते हैं, क्या क्या दोष है। इसमें क्या है, तानाशाही की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, तानाशाही की संभावना होती है। पोटेंशियल फॉर ऑथोरिटेरियनिज्म, यानी कि तानाशाही की संभावना इसमें बनी रहती है। इसमें जवाबदेही की कमी होती है, लॉक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर,
लेजिस्लेचर। विधायिका राष्ट्रपति को आसानी से नहीं हटा सकती है, आसानी से नहीं हटा सकती है, हटा सकती है। तो हम लोग क्या क्या देख लिए आज? आज इतना ही रखते हैं हम लोग। आज था हम लोग का शासन प्रणाली, जिसमें से हम लोग देखें शासन प्रणाली का डिफिनेशन। किसी देश या संगठन को चलाने की नियमों, प्रक्रियाओं और संरचनाओं के समूह को शासन प्रणाली कहते हैं। यह सरकार के कार्य करने के तरीका और निर्णयों को लेने की प्रक्रिया बताता है। शासन प्रणाली को दो भागों में बांट के देखें। एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, दूसरा अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम। लोकतांत्रिक किसे बोलते हैं? ऐसी शासन प्रणाली जहां शक्तियों का पृथक्करण हो, और ऐसी शासन प्रणाली जहां शक्तियों का केंद्रीकरण हो, उसे अलोकतांत्रिक। यहाँ लोकतांत्रिक में सत्ता जो होता है जनता के हाथों में होता है। प्रकार देखें, प्रकार को अलग अलग भागों में बांट के देखें। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे बोलते हैं? जहां जनता सीधे शासन की शक्तियों का प्रयोग करती है और नीतिगत फैसले लेती है। एग्जाम्पल में स्विट्जरलैंड, भारत में ग्राम सभा। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, वह लोकतंत्र जहां जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग करती है। जनता में जैसे कि सांसद हो गया, विधायक हो गया, वो का चुनाव करती है और चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इसका एग्जाम्पल हो गया भारत, यूएसए, यूके और फ्रांस। फिर देखें संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां कार्यपालिका यानी कि सरकार, विधायिका यानी कि संसद के प्रति जवाबदेह होती है। इसका विशेषता देखें, कार्यपालिका और विधायिका में संबंध। कार्यपालिका विधायिका से बनती है और उसका हिस्सा है। दोहरा नेतृत्व, वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री, नाम मात्र का मुखिया राष्ट्रपति। सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार को हटाया जा सकता है। बहुमत दल का शासन, संसद में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन सरकार बनती है और उस दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। बहुमत दल का शासन, जो बहुमत प्राप्त करता है, अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो गठबंधन करके सरकार बनाती है और उसका जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसमें लचीलापन कैसे है? ये जनता की इच्छा के अनुसार नीतियों और नेतृत्व में बदलाव की अनुमति देती है। संसदीय शासन प्रणाली का लाभ क्या है? अच्छा समन्वय, विधायक और कार्यपालिका के बीच टकराव कम होता है, जिससे कानून बनाने और लागू करने में आसानी होती है। निरंकुशता पर अंकुश लगता है, विपक्ष के द्वारा लगाया जाता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इसका एग्जाम्पल भारत, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और जापान। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और सरकार दोनों का मुखिया होता है। विशेषता क्या है? दोहरी कार्यपालिका का भाव होता है। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति राष्ट्र का प्रमुख होता है और सरकार का प्रमुख होता है। शक्तियों का पृथक्करण होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होता है। किस वे में स्वतंत्र होता है? तो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल जो होते हैं विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, क्योंकि वे विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। निश्चित कार्यकाल होता है किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को हटाना हो तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाना होगा। और फिर पांचवा पॉइंट में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, इसलिए मंत्री राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होती है, ना कि विधायिका के प्रति। जनता द्वारा सीधा चुनाव या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चुनाव होता है। इसका एग्जाम्पल है यूएसए, लैटिन अमेरिका। फिर इसका लाभ देखें, इसमें क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में स्थिरता और निरंतरता, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी। क्यों? क्योंकि एक ही सरकार लंबे टाइम तक बनी रह जाती है और निरंतरता बनी रहती है, जिससे उसका उत्तरदायित्व जनता के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि एक ही सरकार बनी हुई है, राष्ट्र सीधे जनता के प्रति जवाब हो जाती है और स्वतंत्र वे में निर्णय ले पाते, क्योंकि इसे अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। जैसे कि भारत में विपक्ष के नेता अभी वर्तमान में राहुल गांधी। तो इसका दोष क्या है? डिसएडवांटेज, अगर एक ही व्यक्ति ज्यादा टाइम तक शासन कर रहा है तो वहां पे तानाशाही की संभावना बढ़ जाएगी, अपने मनमाने तरीके से शासन करेगा तो वहां जवाबदेही भी कम हो जाएगी। तो हम लोग देख लें आज पूरा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।